एक तालाब के किनारे भूषण नाम का मछुआरा अपनी पत्नी कलावती और पोती रुनझुन के साथ रहता था। भूषण एक ही पैर से चल पाता था क्योंकि वो विकलांग था, लेकिन फिर भी वो अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला लेता था क्योंकि वो रोज मछली पकड़कर बेचता था और सबका सम्मान करता था, साथ ही सबकी जरूरतें पूरी करता था। एक दिन भूषण अपनी पोती को कहता है, अरे रुनझुन, रुनझुन बेटा, चल जल्दी तैयार हो, हमें मछली पकड़ने भी जाना है। अगर मेरे बुढ़ापे में तू मेरे साथ ना होती तो हम लोग तो भूखे ही मरते। मैं बस मछली पकड़ना जानता हूँ, लेकिन उसको इधर उधर बेचने का काम तू ही करती है। चल, अब तू जल्दी से मेरे साथ चल। दादाजी, मैं अभी चलती हूँ। आज दादी ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, पहले मैं इसको खा लूँ। हाँ, तू कह तो सही रही है बेटी, ये कलावती खीर तो बहुत अच्छी बनाती है। अरे कलावती, थोड़ी सी खीर हमें भी खिला दे। क्या सारी खीर रुनझुन को ही खिलानी है? हाँ, वैसे रुनझुन मेरी लाडली बेटी है, तो मैंने तो इसी के लिए खीर बनाई थी क्योंकि इसको खीर बहुत पसंद है। खीर तो हमें भी पसंद है, पर कोई हमारे मन की भावना समझे तभी तो। थोड़ी सी खीर हमें भी दे दो। ठीक है जी, तुमको सिर्फ थोड़ी सी ही खीर मिलेगी और बाकी बची हुई फिर अपने साथ ले जाना। इसको रुनझुन दोपहर में भूख लगने पर खा लेगी। दादी, मैंने दादा से कहा था मुझे एक अच्छे से कपड़े दिला दे, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। बेटा, मैं जवान से बूढ़ी हो गई हूँ, आज तक इन्होंने मेरी पसंद का कपड़ा तक नहीं दिलाया है। कम से कम बच्चे की पसंद का कपड़ा तो दिला सकते हो। ये अकेली ही तो है, इससे ही हमारी सारी खुशियाँ हैं। कलावती, मुझे भी पता है किससे हमारी खुशियाँ हैं और किससे नहीं। मुझे तो बस अच्छा लगता है जब रुनझुन मुझसे जिद करती है और लड़ती भी है। बस इसके इसी लाडपन को देखने के लिए मैंने इसे अच्छे कपड़े नहीं दिलाए, लेकिन आज शाम को जब हम बाजार से वापस आएंगे तो इसके लिए अच्छे से कपड़े लेकर आएंगे। दादी, आपके कहने का असर तो एकदम हो गया दादाजी पर, वरना ये मेरी तो सुनते ही नहीं है। हाँ, पूरा दिन तो बोलती रहती है और कहती है मैं तेरी सुनता नहीं हूँ। अरे दादाजी, अब चलो भी, वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो। खुद बातों में लगा रखा है सबको और बोलती है देर हो जाएगी। अरे खीर तो भूल ही गए जी, उसको तो ले जाइए। लाओ दादी, मुझे दो, मैं लेकर चलूंगी, वरना दादू फिर से कहीं पर भूल जाएंगे। फिर भूषण और रुनझुन दोनों तालाब के किनारे मछलियाँ पकड़ने चले जाते हैं। बेटा रुनझुन, आज बाकी दिनों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मछलियाँ पकड़ी गई हैं। चलो इनको बाजार में बेच कर आते हैं। चलो दादू। फिर दोनों बाजार में पहुँचते हैं। दादाजी, आप यहाँ पर बैठ जाइए, ज्यादा चलिए मत, मैं सारी मछलियाँ बेच कर आती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, तू चली जा। फिर रुनझुन मछलियाँ बेच कर आती है और बोलती है, दादाजी देखो कितने सारे पैसे हो गए हैं, आज बहुत अच्छे भाव में मछलियाँ बिकी है। तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है, तू जो भी काम करती है बहुत अच्छे से करती है। मेरी बेटी हीरा है हीरा, मेरा बुढ़ापे का सहारा तू ही बनेगी। हाँ दादाजी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और आपको याद है ना दादी ने क्या कहा था? हाँ, मुझे याद है। चलो तेरे लिए कपड़े लेने चलते हैं और एक साड़ी उस बुढ़िया के लिए भी ले लूं, खुश हो जाएगी। फिर भूषण कपड़े की दुकान से रुनझुन को एक अच्छा सा फ्रॉक और कलावती के लिए साड़ी लेकर घर चला जाता है। दोनों दादा पोती आ गए, चलो अब खाना खा लो। अरे दादी, खाना बाद में खाएंगे, पहले ये देखो मेरे कितने अच्छे कपड़े लग रहे हैं। पहन कर दिखा, ऐसे थोड़ी कुछ पता चलेगा, ऐसे अच्छे लग रहे हैं वैसे। अभी रुको दादी, मैं अभी आई। रुनझुन कपड़े पहन कर आती है। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, तुझे किसी की नजर ना लगे। हम आपके लिए भी एक साड़ी लेकर आए हैं, ये देखो दादी माँ। अच्छा जी,
लगता है मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब मेरा ध्यान रखने लगी है। दादी, ये मैंने नहीं ली, दादा ने ली थी। अच्छा जी। रुनझुन, अरे बेटी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। दादाजी, अगर आप कहो तो मैं ऐसे ही इन कपड़ों में सो जाऊं? बेटी तेरी मर्जी है, तुझे जैसा करना है वैसा तू कर। तीनों रात में सो जाते हैं। तभी भूषण को एक सपना आता है जिसमें यमराज उससे बोलते हैं, जिस लड़की से तू इतना प्यार करता है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी, कल का दिन उसका आखिरी दिन होगा और फिर तू उसके साथ कभी नहीं रह पाएगा। ये सब सुनकर भूषण डर जाता है और सपने से जाग जाता है। हे भगवान, ये सपना कभी सच न हो। फिर भूषण देखता है उसके सामने यमराज खड़े थे। भूषण, जो तुमने देखा वो सपना नहीं था, हकीकत थी। कल मैं तेरी पोती के प्राण हरण करूंगा। लेकिन यमराज जी, इतनी छोटी सी उम्र में उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो उसके प्राण हरण कर रहे हैं आप? आपको प्राण ही चाहिए तो मेरे प्राण ले जाइए, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ मत करिए। ये तो कर्म के खेल हैं। उसकी जिंदगी यहीं तक थी और कल उसके प्राण हरण का दिन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो, मुझे भयंकर से भयंकर यातनाएं दो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी पोती के प्राण बख्श दो। उस नादान ने अभी देखा ही क्या है। हम समय के चक्र को नहीं बदल सकते। कल तुम्हारी पोती का अंतिम दिन होगा, जितना उसके साथ समय बिता सकते हो बिता लो। ऐसा कहकर यमराज गायब हो जाते हैं। भूषण पूरी रात सोता नहीं है और रोता रहता है। सुबह उठकर कलावती बोलती है, तुम्हारी आँखों को क्या हुआ है जी? तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं हुआ। रुनझुन कहाँ है? दादाजी, मैं तो यहीं पर हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? आज मैं तुझे खुद से जरा भी दूर नहीं होने दूंगा। वो तो ठीक है दादाजी, पर चलो अब हमें मछली पकड़ने भी तो चलना है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। भूषण यमराज की बातों को याद करते करते परेशान था और वो किसी को कुछ नहीं बता रहा था। भूषण और रुनझुन मछलियां पकड़ने तालाब किनारे जाते हैं, लेकिन जैसे ही तालाब में मछलियां पकड़ने बैठते हैं तो तालाब में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और पानी चारों तरफ फैल जाता है। वो दोनों उसमें बह जाते हैं। ये देखकर भूषण रुनझुन से बोलता है, रुनझुन, तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तब रुनझुन बोलती है, नहीं दादाजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, तुम ही मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तेरा हाथ पकड़ूं या तू मेरा हाथ पकड़े, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटी? मैंने जो कहा आप वही करो, आप मेरा हाथ कस के पकड़ लो। भूषण रुनझुन का हाथ बहुत कस के पकड़ लेता है और बाढ़ से भरे पानी में होकर गुजरने लगता है। पानी का उफान उन्हें बहाता हुआ ले आता है, लेकिन भूषण रुनझुन का हाथ नहीं छोड़ता और वो दूसरी ओर निकल जाते हैं। उधर यमराज प्रकट होते हैं। भूषण, तेरी वजह से आज तेरी बच्ची बच गई। यमराज जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। आपने तो कहा था कि वो मुझसे दूर चली जाएगी। हाँ, अगर बच्ची तेरा हाथ पकड़ती तो जरूर मर जाती, लेकिन तूने बच्चे का हाथ इस तरह से पकड़ा कि उसे छोड़ा ही नहीं, यहाँ तक कि तेरे प्राणों पर भी बनाई। फिर भी तूने बच्ची का हाथ नहीं छोड़ा। तूने एक सच्चा दादा और पिता होने का फर्ज निभाया है। पिता किसी भी परिस्थिति में बच्चों के हाथ नहीं छोड़ता, इसीलिए तू रुनझुन को जिंदा लेकर इधर आ गया, वरना ये बीच में ही मरने वाली थी। इस प्रकार रुनझुन यमराज को हराकर अपने विकलांग दादा और अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। राजपुरा गांव में एक गरीब किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश टेसू के फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, सुबह से लगे हो, कब तक बनेगा आपका रंग? हमें कमला के घर जाना था, उसके घर होली के गीत होने वाले हैं। अरे हाँ, ऐसा करो, तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं कहती हूँ छोड़ो ये सब। जितने मन से ये रंग बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता भी तो नहीं। ले दे के एक दो रंग तो होते हैं आपके पास, और जरा बाजार जाकर देखो। अरे दूर क्यों जाते हो? अपने पड़ोसी बिरजू भैया कोई देख लो,
उन्होंने भी इस बार अपनी दुकान होली के नए नए सामान से भर रखी है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे ये फीके रंग? नहीं शांति, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी ये काम करते थे। और तुम्हें पता है शांति, असली होली तो इन्हीं टेसुओं के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे। हाँ, लेकिन तब ये चाइनीज रंग नहीं आते थे बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। तुम कुछ भी कहो शांति, मैं ये काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो मन इसी काम में लगता है। तुम समझ नहीं रही हो, ये रंग प्राकृतिक हैं और जिन रंगों की बात तुम कर रही हो पता भी है कितने खतरनाक होते हैं वो। ये सब मुझे मत समझाओ। समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जो उन रंगों को खरीदते हैं, और वो भी तुम्हारे रंग से कहीं ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि रमेश टेसू के फूलों की खेती करने के बजाय कुछ और काम करे जिससे ज्यादा कमाए, लेकिन रमेश तैयार नहीं। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्म के रंगों के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे, लेकिन फिर भी गांव में कुछ लोग थे जो अब भी रमेश से रंग खरीदते थे। अरे रमेश, ला भाई दिखा तो इस बार कैसा रंग बनाया तूने। राम राम काका, लो इस बार फूलों की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। देखो कैसा सुर्ख रंग बना है। हाँ भाई, रंग तो वाकई बढ़िया है। ला दे दे थोड़ा सा। क्यों काका, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे? और बिरजू काका, वो नहीं आए इस बार रंग खरीदने? बिरजू? अरे उसने तो खाट पकड़ ली है बेटा। वैसे तो मेरा लड़का भी पहले से ही खरीद कर ले आया बाजार से रंग और बच्चों के लिए पिचकारियां भी, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ रमेश के रंग से। बांध दिया रंग। लो ये पैसे लो। अच्छा बेटा, चलता हूँ। काका लो ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा, तो और बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे गांव में सिर्फ विष्णु काका ही थे जिन्होंने इस बार रमेश से उसका रंग खरीदा था। रमेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ रमेश के पड़ोसी बिरजू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। वो शहर से चाइनीज रंग खरीद कर लाया था, जो कि होली से पहले ही सारे के सारे बिक गए, साथ ही सारी पिचकारियां भी। अरे बिरजू भैया, अरे कहाँ चल दिए? दुकान नहीं खोलनी क्या? अरे सामान हो तब खोलू ना दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज शहर जा रहा हूँ नया माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भैया, कल विष्णु काका आकर लेकर गए थे थोड़ा सा रंग, उसके बाद से तो कोई नहीं आया। और कोई आएगा भी नहीं। माफ करना रमेश, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुझे भी तो कमाई करनी ही है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी ही हूँ जो पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त, मेहनत और पैसा बर्बाद करूं, फिर रात दिन लगकर इनसे रंग बनाऊं और फिर बैठकर मक्खियां मारूं। अब भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान पर मुझे एक आदमी की जरूरत है। ठीक ठाक पैसा दे दूंगा तुम्हें। मुझे भी भरोसे का आदमी मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। नहीं भैया, अभी नहीं। अगर मुझे जरूरत हुई तो बताऊंगा आपको। अरे रहने दो रमेश, तुम तो निरे उल्लू हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि रमेश को बिरजू की दुकान पर काम करने से ऐतराज था, बल्कि सच तो ये था कि वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि एक न एक दिन लोग उसके फूलों की और उसके बनाए प्राकृतिक रंग की अहमियत भी जरूर समझेंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रमेश के घर पर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था, ये फालतू काम छोड़कर कोई दूसरा काम देख लो। अरे बिरजू भैया की बात ही मान लेते तो कम से कम त्योहार के दिन ऐसे खाली हाथ तो नहीं होते। अभी आते होंगे सब लोग होली मिलने, क्या खिलाएंगे उन्हें? अपना बिट्टू बेचारा अभी रो रो के सोया है। उसके सारे दोस्त नई पिचकारियों से होली खेल रहे हैं और वो, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है? ये इतना सारा रंग है तो सही। उसे बुलाओ बाहर, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, ये भी कोई रंग है? बस नाम का है ये तो। रमेश शांति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विष्णु काका अपने पोते के साथ वहाँ आ जाते हैं। अरे रमेश, होली की बहुत बहुत बधाई। बेटा ये लो, बहू ने गुजिया बनाकर भेजी है। आपको भी होली की बधाई काका। भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। अरे ये तो अपना राजू है ना?
हाँ, और आज ये भी तुमसे होली मिलने आया है। हैप्पी होली अंकल जी, और थैंक यू भी। हैप्पी होली बेटा, लेकिन ये थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। देखो, अब मुझे कहीं भी नहीं चल रहा। राजू की बात रमेश को समझ नहीं आ रही थी। उसने विष्णु काका की तरफ देखा, तब उन्होंने रमेश को बताया, बेटा, राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले 2 दिनों से ये खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी बिरजू की दुकान से लेकर गए थे रंग। जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दिया इस बिरजू ने, बच्चे के नाजुक खाल जल सी गई। इतना रोया कि कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा, फिर क्या हुआ काका? डॉक्टर के पास ले गए होंगे? इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीस कर इसके पूरे शरीर पर लगाया, तो देखो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों राजू, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था। एकदम ठीक हो गया मैं। और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, और वो भी उस रंग से जो दादाजी आपके पास से लेकर गए थे। बहुत ही मजा आया। हाँ रमेश भाई, मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है कि तुम्हारे बनाए रंग से ही होली खेलेंगे अब से। इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ, दे दो जरा, और इस बार थोड़ा नहीं, ढेर सारा देना। विष्णु काका की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को रंग बांध कर दे देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद कुछ और लोग भी रमेश के घर आते हैं और उससे रंग खरीद कर ले जाते हैं, साथ ही टेसू के फूल भी, क्योंकि गांव में जिस किसी ने भी बिरजू की दुकान से रंग खरीद कर इस्तेमाल किए थे, उन्हें एलर्जी हो गई थी। और जैसे ही सबको राजू को हुए फायदे के बारे में पता चला, तो सभी अपने इलाज के लिए रमेश से उसके फूल खरीद कर ले जाने लगे। देखते ही देखते सारा रंग और फूल बिक गए, और ये सब देखकर शांति बहुत खुश थी, साथ ही साथ शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए रंग के आगे कुछ भी नहीं, और ये फूल, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी बिक सकते हैं। हाँ शांति, टेसू के ये फूल सिर्फ रंग बनाने के काम में नहीं आते, बल्कि इनसे तो कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनसे खाल पर होने वाली कई बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। बाबा ने बताया था मुझे एक बार। रमेश और शांति आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ बिरजू अपने बच्चे को गोद में लेकर आता है। उन दोनों का चेहरा और हाथ काफी लाल दिख रहे थे। अरे बिरजू भैया, ये क्या हो गया? ये लाल निशान? आप यहीं रुको, मैं बस अभी आया। रमेश फौरन घर के अंदर जाकर टेसू के थोड़े से फूल लेकर आता है और उन्हें शांति को देते हुए कहता है, अरे शांति, जाओ जल्दी से इन्हें पीस कर ले आओ और बिरजू भैया को दे दो। तब तक मैं खेत जाकर और फूल ले आता हूँ। इतने से काम नहीं चलेगा। रमेश की बात सुनकर बिरजू उसके सामने हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि उसके बिना कहे ही रमेश ने उसकी जरूरत समझ ली थी। रमेश बिरजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं बिरजू भैया, गलती सबसे होती है। बस अब फिर कभी वो रंग वापस मत बेचना, चाहे कितनी भी कमाई क्यों ना हो। हाँ, अगर चाहो तो हम दोनों मिलकर अच्छा रंग बनाकर बेच सकते हैं। बिरजू सिर हिलाकर रमेश को हाँ कहता है। इसके बाद सब ठीक हो जाता है। रमेश की होली भी अब फीकी नहीं थी और बाकियों की होली भी बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ गई थी।